हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। माय नेम इज राम परमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, आई होप आप लोगों ने पीडीएफ सॉल्व किया होगा। मैंने जो लेक्चर नंबर 1 के एंड में दिया था उसको सॉल्व किया होगा। अप्रोक्सीमेटली 28-29 क्वेश्चंस थे। हम लोग अभी वो डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आप लोग वो पीडीएफ ओपन कर लो। अगर आपने प्रिंट आउट लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं सबके आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द म्यूचुअल अट्रैक्शन इज लेस देन एस्केपिंग टेंडेंसी, अट्रैक्शन कम है, एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, तो वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, ट्रू सॉलिड्स अमंग द फॉलोइंग। ट्रू सॉलिड्स का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसमें से ढूंढो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन सा है। ऑप्शन ए ग्लास नहीं है, प्लास्टिक भी क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, स्टार्च भी क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, सिल्वर इज व्हाट, मेटल, और मेटल्स जो है बेटा ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ऑप्शन कौन सा बेस्ट है? ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, Which set is true for crystalline solid? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए कौन सा सेट बराबर है? अगर ऑप्शन ए देखें तो ट्रू सॉलिड, यस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स, तो फर्स्ट ऑप्शन बराबर है, सेकंड भी बराबर है, थर्ड भी बराबर है। स्यूडो सॉलिड वो तो निकल गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, यस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो गया फिक्स मेल्टिंग पॉइंट का, क्योंकि वहां पे नो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है। तो ऑप्शन या तो ए है या फिर सी है। फिर आगे बढ़ो, एनआइसोट्रोपिक, दोनों में एनआइसोट्रोपिक है, ए में भी है और सी में भी है। फिर हमको पता है दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर लॉन्ग रेंज सॉलिड्स, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा मैंने ये क्वेश्चन ही इस तरीके से फ्रेम किया है कि इसके अंदर आपके 4 एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए। कैसे? ये हर एक जो टर्म है, ट्रू सॉलिड, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, एनाइसोट्रोपिक, लॉन्ग रेंज सॉलिड, ये सब एक एक क्या है बेटा? एमसीक्यू क्वेश्चन था। नेक्स्ट, स्लो कूलिंग ऑफ अ लिक्विड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन गिव्स डैश सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। स्लो कूलिंग ऑफ अ लिक्विड अंडर कंट्रोल कंडीशन क्या देगा आपको? क्रिस्टलाइन सॉलिड देगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फिफ्थ वाले की, a solid which gives different values of physical properties and measured in different directions is called। अगर ऐसा सॉलिड है जो बेटा अलग अलग डायरेक्शन में से अलग अलग, मतलब वो सॉलिड एनाइसोट्रोपिक, और एनाइसोट्रोपिक कौन होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए। सबको समझ में आ रहा होगा आई होप, ठीक है ना, इजी भी लगा होगा। Which of the following possess symmetry? किसके अंदर सिमेट्री है? किसके अंदर सिमेट्री है बेटा? ऑब्वियसली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सिमेट्री होती है, तो प्लास्टिक में तो नहीं हो सकती, ग्लास में भी नहीं हो सकती, गोल्ड, यस गोल्ड इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्टार्च में पॉसिबल नहीं है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। सिक्स्थ का ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। सेवेंथ वाला देखिए, For which of the following substance the cooling curve is smooth? ना cooling curve smooth का मतलब वो amorphous solid होना चाहिए। तो amorphous solid कौन सा है? बेस्ट ऑप्शन इज ग्लास, ठीक है ना, ऑप्शन ए। स्मूथ कूलिंग कर्व जो होगा बेटा वो किसके लिए आएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए कभी नहीं आएगा। किसके लिए आएगा? अमॉर्फस सॉलिड। अभी आपको पता चल गया होगा कि मैं हर लेक्चर के एंड में वर्कशीट क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको उससे पता चलेगा कि आपने जो लेक्चर में सीखा वो समझा है कि नहीं समझा, और आपको बहुत सारी चीजें याद भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट question number 8, amorphous solids are also known as true solids, no, they are also known as pseudo solid, yes, option B करेक्ट है। बट सुपर कूल लिक्विड भी दिया है, तो हम लोग ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? ऑप्शन डी टिक करेंगे, क्योंकि उसमें बोथ बी एंड सी दिए। तो ऑप्शन कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा? बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, पॉलीमरिक सब्सटेंस आर जनरली, मैंने आपको लिखवाया भी था, पॉलीमरिक सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। सो पॉलीमरिक सब्सटेंसेस आर जनरली, ऑप्शन कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 10 की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड हैव, सॉलिड की बात करें तो वो लोग बेटा अगर देखेंगे तो ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब मूव तो कर नहीं सकते, रोटेशनली मोशन वो भी नहीं कर सकते, तो वाइब्रेशंस ओनली। तो बेटा मुझे बताओ उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ये आपको फिजिक्स में भी सिखाया जाता है, ऑप्शन कौन सा? सी, वाइब्रेशंस मोशन ही होगा सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड्स आर रिजिड बिकॉज, क्यों ऐसा रिजिड क्यों होते हैं? बिकॉज द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ऑप्शन ए करेक्ट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द कांस्टेंट पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रांग, बी भी करेक्ट है। कांस्टेंट पार्टिकल्स इन सॉलिड हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड दे कैन नॉट ऑसिलेट अबाउट देयर
मीन, दे कैन ऑसिलेट ओनली अबाउट देयर मीन पोजीशन। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा बेस्ट है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। A substance exists as solid only when, solid में कब exist करेगा? जब mutual attraction is very much greater than, बोलो, escaping tendency। तो intermolecular force मतलब mutual attraction ही होता है। intermolecular force बैलेंस थर्मल एनर्जी नहीं बैलेंस करेगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। intermolecular forces are stronger than dash थर्मल एनर्जी। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? ऑप्शन बी, ठीक है। सिंस इसमें कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है तो ज्यादा मैं खाली एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 12 13 देखिए। विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? सॉलिड्स आर ऑलवेज क्रिस्टलाइन इन नेचर। ऑलवेज नहीं बेटा, ये वर्ड ऑलवेज अगर यहाँ पे डाल दिया तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं और अमॉर्फस भी हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए आएगा। बट देखते हैं ना, आगे भी रीड करते हैं। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, एब्सोल्युटली ट्रू। द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स इज वेरी स्लो एंड सॉलिड्स आर डेफिनेट वॉल्यूम। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इन अ क्रिस्टल द एटम्स आर लोकेटेड एट द पोजीशन ऑफ व्हाट पोटेंशियल एनर्जी, मैंने लिखा था काइनेटिक एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑप्शन कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? ऑप्शन बी, बिकॉज जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। 15 which of the following statement about amorphous solids is incorrect? amorphous solid के लिए कौन सा incorrect है? they melt over a range of temperature, absolutely correct है, but उन्होंने incorrect पूछा है। they are anisotropic, नहीं, they are isotropic। amorphous solids जो होते हैं वो क्या होते हैं? isotropic होते हैं। तो अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आया होगा, बिकॉज ये कंसेप्ट्स के रिलेटेड है। पर जब पढ़ाई करने में तभी मजा आता है जब आपको चीजें समझ में आती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कौन सा आ जाएगा? सॉरी 15 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये एक्चुअली केरला वाला पीएमटी, केरला पीएमटी में आया हुआ है, ठीक है ना। जहां पे भी 5 ऑप्शन दिखे समझ जाना, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे साइड में ईयर नहीं लिखवाया, बट ये सब क्वेश्चंस ऑलमोस्ट किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है ना। ऑप्शन ए चेंजेस एब्रप्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है? has no definite melting point, it has a definite melting point, undergoes deformation of its geometry easily, ठीक है ना, has irregular three dimensional arrangement and softens slowly। अभी मुझे था इसमें से उन्होंने क्या बोला है, इसमें से एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है बच्चों, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। वहां पे अगर आपने प्रिंट आउट लिया है तो लिख लो द स्टेटमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है ना। चेंजेस एब्रप्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यस। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था चेंज इन वॉल्यूम बेटा धड़ाम से होता है। has no definite melting point, has no definite melting, it has a definite melting point, ठीक है ना। तो अभी मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन बी तो क्या है? रॉन्ग है ना। ऑप्शन बी क्या है? रॉन्ग है। कुछ तो क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है, देखता हूं मैं, बाद में रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। अंडरगोज डिफॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्री इजीली, नहीं, अंडरगोज डिफॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्री इजीली नहीं होगा। हैज, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी रॉन्ग ही है ना। तो ऑप्शन बी और सी दोनों रॉन्ग है। कुछ तो प्रिंटिंग एरर है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ आपको। हैज इरेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, इरेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, वो तो बेटा राइट है कि रॉन्ग है? ये भी क्या है? रॉन्ग है, ठीक है ना। एक्चुअली मुझे लग रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इसमें करेक्ट ही पूछा होगा शायद से फिर, ठीक है ना। क्या करेक्ट है? देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन में चेंज करो, माय मिस्टेक। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है? अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना, कोई चेंजेस नहीं है, यही है, बराबर है। मैं कुछ अलग ही सोच रहा था। चेंजेस एब्रप्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यस एब्सोल्युटली ट्रू, ये तो ट्रू है ना। हैज नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, ये रॉन्ग है। undergoes deformation of its geometry easily, wrong है। has irregular three dimensional arrangement, wrong है। softens slowly, नहीं, ये भी wrong है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? यही होगा, इसमें करेक्ट ही पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following is not a crystalline solid? इसमें से कौन सा वाला क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है? बेंजोइक एसिड है, पोटेशियम नाइट्रेट मैंने बोला था आयोनिक सॉल्ट है, कॉपर वो तो मेटल है, पीवीसी इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्यों नहीं है पता है ना सबको? क्योंकि वो बेटा एक पॉलीमर है, मैंने बताया भी था कि जितने भी पॉलीमर है दे आर व्हाट? अमॉर्फस सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ग्लास? इट इज अमॉर्फस सॉलिड, एब्सोल्युटली ट्रू। इट इज कंसीडर्ड एज सुपर कूल लिक्विड, एब्सोल्युटली ट्रू।
It can be obtained from quartz by melting and then rapidly cooling the melt. Rapidly cooling the melt मतलब बराबर है, और quartz is nothing but SiO2. ठीक है, so all of them are correct. तो ऑप्शन कौन सा बेस्ट है? ऑप्शन डी. 19th क्वेश्चन देखो. A solid is found to have same refractive index in all direction. All direction में same physical property आ रहा है, मतलब वो isotropic. और isotropic कौन होता है? Amorphous. The nature of the solid is amorphous. तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी. नेक्स्ट 20th क्वेश्चन. Most crystals show good cleavage because their atoms, ions and molecules are arranged in plane. क्योंकि अगर clean cleavage आ रहा है मतलब they are arranged in plane, और वो कौन सा हो सकता है? crystalline solid ही हो सकता है. Next, which of the following is not a crystalline solid? कौन सा वाला crystalline solid नहीं है? I think the question is repeated. 21 और 17 सेम ही था. उसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन डी. PVC is not a crystalline solid. ठीक है, 21 रिपीट हुआ था, कोई बात नहीं. नेक्स्ट 22. अमॉर्फस सब्सटेंस शोज. अमॉर्फस सब्सटेंस जो होते हैं दे आर शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर. नहीं, ऐसा तो नहीं. अमॉर्फस मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर. लॉन्ग वापस गलत हो गया. शॉर्ट रेंज ऑर्डर यस एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर नो. दे हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट. इसका मतलब बी और डी राइट है. तो ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन जिसमें बी और डी दोनों आ रहा है. ऑप्शन डी. 23 देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? कौन सा वाला कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का नहीं है? दे हैव अ रेगुलर ज्योमेट्री. ये तो कैरेक्टरिस्टिक है. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. दिस इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. दे आर आइसोट्रोपिक. नो, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज़ दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ amorphous solid. तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी. नेक्स्ट 24th क्वेश्चन देखो. Which among the following shows anisotropy? Anisotropy मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड इसमें से कौन है? ग्लास नहीं है, वुड नहीं है, पेपर नहीं है. बेरियम क्लोराइड. बेटा बेरियम क्लोराइड क्या है? इट इज आयोनिक सॉल्ट, और आयोनिक सॉल्ट्स आर नथिंग बट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ठीक है. नेक्स्ट अ स्यूडो सॉलिड है. स्यूडो सॉलिड मतलब अमॉर्फस सॉलिड. ग्लास है. पिच मतलब मैंने बोला था डामर या फिर जो क्रूड ऑयल में से जो वेस्ट बचता है उसी को क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं. तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन डी. ग्लास भी है और पिच भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमॉर्फस? इसमें से अमॉर्फस कौन है? बराबर है. अमॉर्फस सिल्वर तो नहीं हो सकता, टेबल सॉल्ट NaCl नहीं हो सकता, डायमंड भी नहीं है, वो सिलिका है बेटा. उसको एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो मुझे कैसे पता चला सर वो तो सिलिका है? तो सिलिका तो क्वार्ट्ज है, ट्राइडेमाइट है, क्रिस्टोबलाइट भी हो सकते हैं. तो कुछ नहीं लिखा है. तो बेटा अभी मैं इन चारों में से मुझे अगर सिलेक्ट करना है तो मैं किसको सिलेक्ट करूंगा? ऑब्वियसली सिलिका को ही, बिकॉज सिलिका ही है जो दोनों साइड में आ सकता है, राइट. तो अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप सिलिका जेल लिख दो वहां पे. एग्जाम में ऐसा थोड़ा सा एम्बिग्यूटी क्वेश्चन तो वो लोग अवॉइड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट. कौन सा वाला सब्सटेंस शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं शो करेगा? जो अमॉर्फस होगा. और अमॉर्फस कौन है? ग्लास है. तो ऑप्शन कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? ऑप्शन बी. 28. क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन वैरायटी ऑफ. ये बेटा बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा. अगर आपने प्रिंट आउट लिया तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो. क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन वैरायटी ऑफ डैश. इट इज सिलिका नॉट सिलिकॉन. ये देखो इसमें देखो सब में वर्ड सिलिकेट है, इसमें सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन भी दिया है, सिलिका. इट इज बेसिकली ऑप्शन ए. मैंने लिखवाया भी था प्रीवियस लेक्चर में. इट इज ऑप्शन ए. 29th and the last question of this worksheet. Which of the following is the example of crystalline solid? Glass no, rubber नहीं, plastic नहीं. It is option sugar. That is option D. ठीक है. तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा वर्कशीट. स्टूडेंट्स अभी आप लोगों को एक चीज और रियलाइज भी हो गई होगी कि राम सर ने जो भी लेक्चर में सिखाया हमारा पूरा रिवीजन हो गया. कैसे? वर्कशीट के फॉर्म में. जब हमने वर्कशीट सॉल्व किया तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस भी क्लियर हो गया. तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, जो भी लेक्चर के एंड में वर्कशीट दिया जा रहा है आप उसको प्रॉपर्ली फॉलो करो, सॉल्व करो, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. जनरली ये जो ऑनलाइन कोर्स मैं बना रहा हूँ वो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स तो देखते ही हैं, उनके लिए तो है ही है डेफिनेटली. बट ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो मुझसे ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे, और उनके लिए है जो ऑफलाइन में अच्छा करना चाहते हैं बट उनके पास में अच्छा टीचिंग नहीं मिल पा रहा है. तो स्टूडेंट्स ये कोर्स को आप अच्छे से फॉलो करो. एक एक चीज मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा. नोटबुक में मेंटेन करके रखिएगा. आपको कोई रेफरेंस बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है. और हर लेक्चर के एंड में अगर आपको
15 से 20 क्वेश्चन, अभी जैसे इसमें तो 29 थे, बट अगर रेंज पकड़े तो 15 टू 20 क्वेश्चन है, ठीक है ना। और 10 अगर 10 लेक्चर भी होते हैं इस चैप्टर के, उससे ज्यादा ही होंगे, तो अभी भी लगभग आपके 150 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गए बेटा, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप वर्कशीट अलग से सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Okay students, so before starting the classification of crystalline solids, कुछ important terms है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। अगर मेरे पास में समझो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है ना, अगर मैं उसको अमोर्फस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, या फिर अगर मेरे पास अमोर्फस सॉलिड है तो उसको मैं क्रिस्टलाइन में कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो बच्चों एकदम सिंपल है। अभी हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है इंटर conversion of crystalline solid and amorphous solids. Interconversion of crystalline solids and amorphous solids. amorphous solid को crystalline में और crystalline को amorphous में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है, एकदम ध्यान से सुनो। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो एमसीक्यू में एज इट इज पूछा जाता है। बच्चों अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक मिनट ना स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स कंटिन्यू। इंटर कन्वर्जन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। बच्चों इमेजिन करो आपके पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। अगर आप उसको अमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, बराबर। क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, अमोर्फस सॉलिड में, तो मैं क्या करूंगा, एकदम सिंपल, उसको हीट करूंगा, मेल्ट करूंगा, बराबर है। मेल्ट करके उसको फटाक से कूल करूंगा, रैपिड कूलिंग करूंगा। सो मेल्ट एंड रैपिड कूलिंग, मेल्ट एंड रैपिड कूलिंग अगर मैं करता हूं तो मुझे बेटा क्रिस्टलाइन से क्या मिलेगा, अमोर्फस मिलेगा। बट कोई ऐसा करना नहीं चाहेगा ऑब्वियसली, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमोर्फस में क्यों कन्वर्ट करना चाहेगा। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, अमोर्फस टू क्रिस्टलाइन। अगर मेरे पास में कोई अमोर्फस सॉलिड है और अगर मैं उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेल्ट करूंगा, अमोर्फस सॉलिड को मेल्ट करूंगा एंड उसको एकदम स्लोली कूल करूंगा, करेक्ट ना। कैसे कूल करूंगा, स्लोली कूल करूंगा, बराबर है, बराबर। और जनरली हम लोग ये प्रोसेस फॉलो भी करते होंगे क्योंकि हमको अमोर्फस सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, ऑब्वियसली क्रिस्टलाइन सॉलिड में, राइट ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अमोर्फस सॉलिड तो कैसे भी बना सकते हैं रैपिड कूलिंग से। तो याद रखना ये वाला प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट रिवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमोर्फस को क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग एनेलिंग बोलते हैं, एनेलिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनेलिंग। सो व्हाट इज दिस एनेलिंग? एनेलिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ, I'll write the statement over here, the process of conversion of, the process of conversion of amorphous solid to crystalline solid, amorphous solid to crystalline solid by melting amorphous solid, then slowly cooling it, slowly cooling it। अगर इसको आप slowly cool करोगे तो बेटा उसको क्या बोलेंगे, हम लोग एनिलिंग बोलेंगे। तो याद रखना बच्चों, एमोर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस का नाम है क्या, एनिलिंग। बट इस प्रोसेस का कोई नाम नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई कन्वर्ट करना नहीं जाएगा। तो अगर आप एग्जाम में बैठे और आपको क्वेश्चन में आ गया द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ amorphous solid to crystalline solid by melting amorphous solid and then slowly cooling it is known as, बराबर है। तो हो गया बेटा तारे जमीन पे, क्यों, क्योंकि हमको पता ही नहीं वो वर्ड का नाम क्या है। तो इस तरीके से केमिस्ट्री के ये जो चैप्टर्स में कोई पार्ट है वो इस तरीके से जाता है, जिसमें आपको नाम पता है, कंसेप्ट पता है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये सबसे पहला टर्म आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। दूसरा आता है बेटा पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फिर हम लोग आगे टॉपिक को लेके जाएंगे। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड,
पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब ऐसा सॉलिड जिसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टलाइन पार्ट्स हैं बट उनको रैंडमली अरेंज कर दिया। सर नहीं समझा। जैसे अगर आप जिस रूम में पढ़ाई कर रहे हो वो रूम की बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगर उसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस अलग अलग साइज के बहुत सारे बॉक्सेस है, ठीक है ना, जो पेपर के बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, कार्टन बोलते हैं, वो सब बॉक्सेस है, बहुत सारे हैं अलग अलग शेप के, ठीक है, तो अलग अलग क्रिस्टल हो गया वो। अभी उसको रूम में एज इट इज ऐसे ही फेंक दिया, अरेंज नहीं किया, एज इट इज ऐसा फेंक दिया, किसी को कैसे फेंक दिया, किसी को कैसे फेंक दिया, रैंडमली अरेंज किया है। तो उस रूम के अंदर जो भी कंपाउंड बना है, जो सॉलिड बना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स है बट उनको कैसे अरेंज किया गया है बच्चों, रैंडमली अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सॉलिड को, जैसे एल्यूमिनियम है बेटा, स्टील है, ये दो एग्जांपल तो सब लोग याद ही रखेंगे, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो डेफिनेशन वाइज, अ मेटल और अ सॉलिड, अ मेटल और अ सॉलिड consisting of many crystalline solids or crystalline parts arranged randomly, a metal or a solid consisting of many crystalline parts arranged randomly is called क्या, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसे सॉलिड को क्या बोलेंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे, बराबर है। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल के तौर पे आपको याद ही रखना है, एल्यूमिनियम एंड स्टील, ये दो एग्जांपल बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। मेटल हो गया ये तो एल्यूमिनियम, और वो सॉलिड के एग्जांपल के तौर पे मैंने स्टील का दे दिया, ठीक है। चलो अभी अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, पॉलीक्रिस्टलाइन के बाद एक वर्ड आता है पॉलीमॉर्फस, पॉलीमॉर्फस सॉलिड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉली, मैनी, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल। अभी यहाँ पे पॉली का मतलब तो सेम ही हुआ, मैनी, मॉर्फस का मतलब शेप या रूप। एक ही एलिमेंट, एक सिंगल सॉलिड अगर अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, एक सिंगल सॉलिड अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फस बोलेंगे, ठीक है ना। तो मॉर्फस का मतलब क्या होता है बच्चों, शेप या रूप, ठीक है ना। और पॉली का मतलब मैनी, जिसको आप अलोट्रॉपी वर्ड बोलते हो ना, अगर वो मेटल एलिमेंट्स के लिए है तो अलोट्रॉपी बोलेंगे, और कंपाउंड्स के लिए है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। तो अ सॉलिड which can exist in, a solid which can exist in different crystalline form, exist in different crystalline forms is called polymorphous solid। ऐसे वाले सॉलिड को क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं, अगर आपको कार्बन, कार्बन बेटा नेचर में क्रिस्टलाइन फॉर्म में बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे आपने नाम सुना होगा डायमंड, आपने नाम सुना होगा ग्रेफाइट, आपने नाम सुना होगा फुलरीन, ये सब क्या है, डायमंड। ये देखो कार्बन जो है इट कैन एग्जिस्ट इन डायमंड फॉर्म, ग्रेफाइट, दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म ही है, ठीक है ना। तो उसके बाद में अगर मैं जिंक सल्फाइड की बात करूं तो इसके भी दो फॉर्म है जो मैंने डिटेल में आगे लेक्चर में बताया भी है, जिंक ब्लेंड है, ठीक है ना, एंड वुडजाइट, ठीक है ना। जिंक ब्लेंड जो है वो अलग तरीका का स्ट्रक्चर बनाता है और वुडजाइट अलग तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना। ये हेक्सागोनल के फॉर्म में होता है, ये क्यूबिक के फॉर्म में होता है ना। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, खाली शेप का डिफरेंस है, बराबर है, रूप अलग है बट बाकी सब कुछ सेम है। कॉम्पोजिशन इसमें भी ZnSe है, इसमें भी ZnSe है। जैसे डायमंड भी क्या होता है, कार्बन ही होता है, और ग्रेफाइट भी क्या होता है, कार्बन ही होता है, ठीक है ना। एक का पैसा बहुत ज्यादा, एक का कुछ पैसा नहीं, ठीक है ना। तो दोनों है तो कार्बन, केमिस्ट्री वालों के लिए तो बेटा दोनों कार्बन ही है, जलाओगे तो दोनों में CO2 बनेगा, बट हमारे लिए डायमंड और ग्रेफाइट दोनों क्या है, अलग अलग फॉर्म ऑफ किसके हैं, कार्बन। तो याद रखना पॉलीमॉर्फस को अलोट्रोपिक कब बोलेंगे, जब वो एलिमेंट के लिए, अब ये देखो ये एलिमेंट नहीं, ये कंपाउंड हो गया, तो अगर कंपाउंड के लिए आप यूज कर रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, पॉलीमॉर्फस बोलेंगे। और एलिमेंट के लिए, सिंगल एलिमेंट के लिए यूज करें तो उसको क्या बोलेंगे, अपन एलोट्रोपी बोलेंगे। तो याद रखना, फॉर एन एलिमेंट, for an element we use
द वर्ड allotrope, द टर्म लिख देते हैं, द टर्म क्या, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी वाला टर्म हम लोग यूज करेंगे सिंगल अगर एलिमेंट है, एलिमेंट की बात हो रही है तो, जैसे यहाँ पे कार्बन के लिए भी कैन यूज एलोट्रॉपी, और पूरे पी ब्लॉक में देखा होगा बहुत बार मैंने एलोट्रॉपी वर्ड यूज किया है क्योंकि वो हमेशा सिंगल एलिमेंट के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आइसोमॉर्फस सॉलिड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसो? आइसो का मतलब सेम, मॉर्फस मतलब क्या, रूप। तो अगर दो सॉलिड्स का, टू सॉलिड्स हैव सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, अगर दो सॉलिड्स का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है तो हम उनको क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे बेटा, ठीक है ना। ऐसे सॉलिड्स को क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फस सॉलिड। सो टू सॉलिड्स having same crystalline structure are called, इनको क्या बोलेंगे, they are called as what, isomorphous solids। ऐसे वाले सब्सटेंसेस को हम लोग बोलेंगे आइसोमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल ध्यान देना सबको बच्चों, व्हाइट विट्रियोल पता होगा, हाँ सर पता ना, ZnSO4.7H2O एंड ग्रीन विट्रियोल FeSO4.7H2O, ये एक एग्जांपल है किसका बच्चों, आइसोमॉर्फस सॉलिड्स का, ठीक है ना। इनका दोनों का शेप क्या है, सेम है, इसके लिए इनको क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फस सॉलिड। दूसरा एग्जांपल आई कैन गिव यू इज ऑफ NaNO3 एंड CaCO3, ये भी बेटा क्या है, आइसोमॉर्फस ही है, ठीक है। और एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो नेक्स्ट आता है थर्ड, हेमेटाइट Fe2O3 एंड Al2O3। फोर्थ एग्जांपल इज NaF एंड MgO, बराबर है। सर ये कैसे पता चलता है कि सब्सटेंस आइसोमॉर्फस है या नहीं है? इसको पता करने के लिए बच्चों आपको नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड का मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें आयनिक सॉलिड्स करके मैंने आयनिक बॉन्ड करके अलग से पूरा लेक्चर दिया, 5 से 6 लेक्चर है, बट मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा दूं तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो रेशियो है, एटम्स का रेशियो है, जिंक कितना है, 1 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ये रेशियो बेटा सेम होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन ही है वो, ठीक है। तो यहाँ से आपको सबसे बड़ा हिंट मिलेगा, बाकी तो मैंने NOCB में पूरा कवर कराया है, ठीक है। तो 1:1:4। यहाँ पे सोडियम कितना है, 1:1:3, ठीक है ना, सोडियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये रेशियो सेम यहाँ पे भी होना चाहिए। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन, बहुत सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं, वो मैंने NOCB में डिटेल में बताया, आपको अगर वो देखना है तो देख सकते हो, वरना ये एग्जांपल्स प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा रेशियो 2:3, यहाँ पे हो जाएगा 2:3, बराबर है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 1:1, और यहाँ पे भी रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1, ठीक है ना। ये चार्ज का रेशियो नहीं है, ये एटम्स का रेशियो है बेटा। मैग्नीशियम का चार्ज तो सर 2 है, तो 2:2 होना चाहिए, नहीं वैसा नहीं देख रहा हूँ मैं, इसका नंबर, मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1। तो याद रखना, अगर किसी भी सब्सटेंस को या सॉलिड्स को आइसोमॉर्फस होना है तो सबसे पहले रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं फटाफट से 2-3 वर्ड्स बोल दूं, अगर आपने NOCB नहीं देखा है तो देखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए, बराबर है। फिर एटम्स के साइज में डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एटम्स के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये ट्रांजिशन मेटल है, ये भी ट्रांजिशन मेटल है। दूसरी बात, SO4 जो अनायन है, जो भी अनायन है उसका हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कटायन और कटायन के साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो चलेगा, बट एनायन का हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। जैसे NO3- का sp2 होता है, CO3-2 का भी sp3 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा एल्यूमिनियम है, तो ये देखो इसमें बेटा साइज का डिफरेंस, बट अनायन ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Na और Mg में साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और फ्लोरीन जो है और ऑक्सीजन के भी साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इस वजह से इनको अमॉर्फस या सॉरी आइसोमॉर्फस बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, आइसोमॉर्फस सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जो भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसका होगा वही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसका भी होगा, ठीक है ना। .7H2O भी सेम होना चाहिए, यहाँ पे 5H2 होगा तो फिर वो उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, तो कॉपर सल्फेट वाले का पार्ट का स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है इंटरकन्वर्जन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड टू अमॉर्फस सॉलिड। अगर मुझे अमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, एनिलिंग।
तो व्हाट इज एनेलिंग? एनेलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ amorphous solid to crystalline by melting amorphous solid and then slowly cooling it. Slowly क्यों? क्योंकि slowly अरेंज करेंगे तभी तो वो बराबर से अरेंज कर पाएगा। पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉली का मतलब मैनी, क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल फॉर्म, राइट, जिसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स और क्रिस्टलाइन पार्ट्स बट रैंडमली अरेंज्ड है बेटा, रैंडमली अरेंज्ड है, ठीक है ना, अरेंज्ड रैंडमली, ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। पॉलीमॉर्फस का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारे क्या एक ही एलिमेंट है या एक ही सॉलिड जो है अलग अलग रूपों में एग्जिस्ट कर सकता है, राइट, जैसे अल्फा बीटा गामा भी बोलते हैं हम लोग। जैसे कार्बन जो है डायमंड है, ग्राफाइट है। पी ब्लॉक में तो बेटा हम जगह पे हम लोग अलोट्रोपी ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ZnS क्या है? कंपाउंड है, तो उसके लिए पॉलीमॉर्फस वर्ड यूज करेंगे, इसके लिए अलोट्रोपी वर्ड यूज नहीं करेंगे ना। आइसोमॉर्फस का मतलब क्या होता है? आइसो मतलब सेम, स्ट्रक्चर, तो ऐसे सॉलिड जिसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या हो? सेम हो, सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। और एग्जांपल्स मैंने दिए, ये फिलहाल याद रखिए। अगर आप NOCB को फॉलो करते हो मेरे लेक्चर्स को तो फिर वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो पूरा लेक्चर ही पढ़ना है आगे का, ठीक है ना। पूरे आगे के जो भी लेक्चर्स है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ना है, बट अभी मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको ग्लास के बारे में दूंगा। ग्लास इज द ओनली अमॉर्फस सॉलिड व्हिच इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस, ठीक है ना। ग्लास के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं दूंगा ताकि कभी MCQ क्वेश्चंस आ जाए तो उसके ऊपर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। तो इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। ओके स्टूडेंट, सो ग्लास जो है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ग्लास इज द ओनली अमॉर्फस सॉलिड व्हिच इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस। तो इसके बारे में जो जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ प्लीज उसको याद रखिएगा, थोड़ा सा याद रखने वाला कंसेप्ट है। और बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है, आज हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, अननेसेसरली फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। और वो एक पूरा टॉपिक है जिसको मुझे सिखाने के लिए लगभग 45 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ग्लास को हम लोग छोटा सा टॉपिक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्लास के बारे में बात करें, तो सबसे पहले बताओ ग्लास क्या होता है? इट इज ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इट इज ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल produced by fusing together or obtained by fusing together। कोई भी ग्लास हो, एक बात याद रखना, उसमें SiO2 कंपल्सरी होगा, फ्यूजिंग टुगेदर SiO2 कंपल्सरी होगा, ठीक है ना। सिलिका दैट इज SiO2, Na2O हो सकता है, फ्यूजिंग टुगेदर SiO2 विद, किसके साथ भी हो सकता है? Na2O हो सकता है, Al2O3 भी हो सकता है, CaO भी हो सकता है, विथ trace amount of transition metal oxide, trace amount of कौन सा मेटल ऑक्साइड? ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, D ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल और उसका ऑक्साइड। क्यों सर ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड क्यों? ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड बेसिकली बेटा क्यों यूज होता है? कलर देने के लिए बेटा, किसके लिए? कलर। तो यहाँ पे B2O3 है, ठीक है ना, Al2O3 भी होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम भी इसका बड़ा भाई है। ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड क्यों? टू इम्पार्ट कलर, टू इम्पार्ट क्या? कलर। कलर लाने के लिए बेटा हम लोग जनरली उसके अंदर क्या डालते हैं? ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड। अगर हम लोग बात करें रेड ग्लास की, ठीक है ना, जो ग्लास रेड कलर का होता है उसमें कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है? उसके अंदर होता है या तो गोल्ड या फिर कॉपर होता है। क्या यूज होता है? गोल्ड या फिर कॉपर होता है ना। अगर मैं बात करूं येलो ग्लास की, येलो वाले ग्लास की, तो येलो ग्लास के अंदर बच्चों क्या होता है? यूरेनियम ऑक्साइड होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जो ब्लू ग्लास होता है, कौन सा ग्लास? ब्लू कलर का जो ग्लास होता है उसके अंदर या तो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है या फिर कॉपर ऑक्साइड होता है, याद रखना। और एक जो और ग्लास हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है ना, कौन सा? ग्रीन कलर का ग्लास, जो अपने सिलेबस में भी दिया हुआ है। ग्रीन ग्लास जो होता है उसमें यूज होता है या तो Fe2O3 या फिर उसके अंदर यूज होता है CuO। तो याद रखना ये दोनों में कॉमन है बच्चों,
दोनों में कॉमन है सर, तो फिर दोनों का कलर फिर ग्रीन या ब्लू ही होना चाहिए ना? नहीं, उसके साथ में और भी है ना, तो कॉम्पोजिशन वेरिएंट करके, मैंने बोला था इनका कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है, कैसा भी कॉम्पोजिशन मिक्स करके इसको बना सकते हैं, कलर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। सो टू इम्पार्ट कलर हम लोग जनरली क्या डालते हैं, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड। तो यार है ना, नोट वापस लिख देता हूँ, ठीक है, किसी किसी को डाउट रह गया होगा तो। टू इम्पार्ट कलर, टू इम्पार्ट कलर, ये एमसीक्यू क्वेश्चन ही है। टू इम्पार्ट कलर इन द ग्लास, इन ग्लास ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स आर एडेड, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स आर एडेड। ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स आर एडेड, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्वार्ट्ज की, ठीक है ना, अदर एग्जांपल्स में अगर आप क्वार्ट्ज बोलते हो, क्वार्ट्ज, ठीक है ना, नाम तो सुना होगा। इट इज ओनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्या, ओनली फ्रॉम, या फिर क्वार्ट्ज नहीं बोलेंगे, क्वार्ट्ज ग्लास बोलोगे, क्वार्ट्ज बोलोगे तो बेटा सिलिका आ जाएगा। क्वार्ट्ज ग्लास इट इज प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम SiO2, इसमें कुछ और नहीं होता है, दिस इज प्लेन ग्लास, सबसे प्लेन ग्लास ये है क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है ना, जो कांच के ऊपर भी, घड़ी के ऊपर भी लगाया जाता है। क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है बेटा वो एकदम प्लेन ग्लास होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, SiO2 होता है ना। अगर मैं बात करूं सोडा लाइम ग्लास की, ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, सोडा लाइम ग्लास। तो सोडा लाइम ग्लास में बेटा सबसे पहले SiO2 तो होता ही है, नो डाउट, SiO2 तो कंपलसरी है। उसके बाद में इसमें Na2O भी होता है, सोडा मतलब Na2 हो गया बेटा, ठीक है। उसके बाद में Al2O3 भी होता है इसमें, ठीक है। परसेंटेज याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं है, बट मुझे याद है तो मैं आपको बता देता हूँ, 15% इसका और इसका 10% होता है, ठीक है। एक और ग्लास जो हम लोग को याद रखना है बेटा, और वो ग्लास है बेटा पायरेक्स ग्लास, ठीक है ना। कौन सा ग्लास, पायरेक्स ग्लास। पायरेक्स ग्लास की बात करें तो बेटा इसमें भी क्या होगा, SiO2 होगा, बराबर है, B2O3 होगा, क्या होगा, B2O3 होगा, और इसमें Al2O3 होता है, क्या होता है, Al2O3 होता है, ठीक है ना। अगर मैं SiO2 की बात करूं, नो नीड टू रिमेंबर द परसेंटेज, याद रह जाए तो अच्छी बात है, 60 to 80% होता है, ठीक है। 10 to 25% क्या होता है, B2O3 होता है, और रिमेनिंग जो भी होगा, ठीक है ना, मैंने वापस बोला ना, ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, अमॉर्फस सॉलिड। तो ये वेरिएशन है बेटा, वेरिएशन आ गया मतलब नथिंग इज फिक्स्ड, नथिंग इज फिक्स्ड मतलब इट इज एन अमॉर्फस सॉलिड। तो स्टूडेंट्स ग्लास के बारे में इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जेई में जो क्वेश्चन आया था, जेई 2020 में, जेई 2020 एम से, वो बेटा इसी के ऊपर बेस्ड था, ठीक है ना, ये क्लास के बारे में ही था। तो इसमें परसेंटेज आपको वहां पे भी नहीं पूछा था, खाली बताया था कि इसमें क्या क्या होता है। जेई 2020 का पेपर उठा के देख सकते हो आप, उसमें भी ग्लास के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अभी जो नया सिलेबस आया है उसमें ग्लास के ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बट मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं लेक्चर्स आपको सिर्फ बोर्ड्स के हिसाब से नहीं सिखा रहा हूँ, मैं एंट्रेंस के हिसाब से सिखा रहा हूँ। तो हमको पता है एक एक चीज कौन कौन सी चीजें बतानी है, ताकि वो कुछ भी आपका मिस ना हो। तो स्टूडेंट्स एक लास्ट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट आर ग्लास, ग्लास आर ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट, आर पार देख सकते हो। मटेरियल्स ऑब्टेन्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर SiO2 with Na2O, B2O3 with trace amount of transition metal oxide। ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड का बेटा बहुत ही कम अमाउंट होता है, वरना एकदम से वो तो फिर ट्रांसपेरेंट भी नहीं होगा, ठीक है। टू इम्पार्ट कलर, जनरली रेड ग्लास के अंदर, याद रखना ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है ना। वर्कशीट जो मैं दूंगा इस लेक्चर के एंड में, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। रेड ग्लास के अंदर कौन सा मेटल हो सकता है, गोल्ड या फिर कॉपर हो सकता है, ठीक है। येलो ग्लास के अंदर U2 होता है, दैट इज यूरेनियम ऑक्साइड हो सकता है। ब्लू ग्लास के अंदर कोबाल्ट ऑक्साइड या फिर कॉपर ऑक्साइड होता है। ग्रीन ग्लास के अंदर Fe2O3 या फिर COO होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्वार्ट्ज ग्लास की, तो क्वार्ट्ज ग्लास एक ऐसा ग्लास है बेटा जिसमें सिर्फ SiO2 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, सबसे प्लेन ग्लास यही है, नो कलर ओनली, ठीक है ना। सोडा लाइम ग्लास की बात करें तो सोडा लाइम ग्लास के अंदर SiO2 तो कंफर्म रहेगा ही रहेगा, Na2O Al2O3 के परसेंटेज भी है। और पायरेक्स ग्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी डायरेक्टली स्टार्टिंग विद क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूल्स, कौन से हैं पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनका क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी द थर्ड लेक्चर
एंड थर्ड लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले इस लेक्चर के ऊपर जो मैंने आपको वर्कशीट दिया होमवर्क के फॉर्म में, वो आप लोगों को सॉल्व करना है। सो वो हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।